जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी जो क्लास 8 का है एनसीईआरटी का। उसमें से हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी आपका बाकी है। आज हिस्ट्री हो रहा है, उसके बाद पॉलिटी ही आएगा। इससे पहले क्लास 7 का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, क्लास 6 का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, यानी तीनों जो भी एसएसटी में आपके सीटेट में पूछे जाते हैं सभी कंप्लीट किए जा चुके हैं एनसीईआरटी की किताबों को। आज एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए। पहले क्वेश्चन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। पहले कथन और कारण को हम पढ़ते हैं, फिर उनके सही विकल्पों तक चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कथन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत की। एक कथन है। और कारण क्या है कि कांग्रेस ने अपने शुरुआती वर्षों में स्वराज की मांग को प्रमुखता से उठाया था। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर विकल्प सी सही है यानी ए सही है आर गलत है, या आर गलत है ए सही है। बताइए। देखिए मेरे भाई, जब आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे और कथन कारण को ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि विकल्प सी सही होगा, यानी ए तो सही है किंतु आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 में तो होती है, परंतु कांग्रेस अपने शुरुआती वर्षों में स्वराज की मांग नहीं करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, आप जब देखेंगे ना तो इसको पाएंगे आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपने शुरुआती 20 वर्षों में, ठीक है ना, शुरुआती 20 वर्षों तक नरमपंथी काल में कांग्रेस ने कभी भी स्वराज की मांग नहीं की, बल्कि शासन में भारतीयों की भागीदारी और प्रशासनिक सुधारों की सिर्फ मांग की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कांग्रेस ने अपने 20 वर्ष 85 से लगभग 20 वर्षों तक, जब कांग्रेस स्थापना हुआ 85 में 1885 में, तो लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने इस तरह की कोई भी मांग सरकार के सामने नहीं रखी, यानी स्वराज की कोई मांग उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने किसकी मांग रखी? तो प्रशासन में भागीदारी की मांग रखी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को, ठीक है ना, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, इन काल को क्रमिक अनुसार में व्यवस्थित करें। ठीक है ना। 4 विकल्प है, चौरी चौरा कांड, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन। अब आपको अरेंज करना है कि कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा। आपके सामने 4 विकल्प है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। एक विकल्प है दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहला, या फिर 4 विकल्प पढ़िए और बताइए सही। चलिए बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, सही क्रम में व्यवस्थित करिए। आइए मेरे भाई देखिए, विकल्प इसके जो सही होंगे, पहले बात करें तो सबसे पहला आता है रॉलेट सत्याग्रह। तो पहले तो तीसरा क्रम आएगा, फिर पहले दूसरा क्रम आएगा रॉलेट सत्याग्रह, तो पहले दूसरा क्रम, फिर जलियांवाला बाग, तो फिर तीसरा क्रम, फिर असहयोग आंदोलन, तो फिर चौथा क्रम, और फिर लास्ट में चौरी चौरा कांड, तो पहला क्रम। यानी 2, 3, 4 और 1 जो विकल्प होगा वो सही होगा। तो मेरे भाई आप ध्यान देंगे, 2, 3, 4, 1 विकल्प ए ठीक हो रहा है, यानी पहला विकल्प सही है। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह कब आता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह होता है 6 अप्रैल 1919 को। बहुत सही से ध्यान से रखिए कि रॉलेट सत्याग्रह होता है 6 अप्रैल 1919 को। फिर जलियांवाला बाग होता है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मेरे भाई आप जानते होंगे, जिसमें जनरल डायर क्या करता है, तमाम निहत्थे लोगों पर, जो किसान आते हैं आंदोलन के लिए, उन पर आपके बैसाखी के दिन गोली चलवा देता है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को। तो पहला रॉलेट सत्याग्रह जो 6 अप्रैल 1919, फिर 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर असहयोग आंदोलन
1920 में मेरे भाई ध्यान रखिए 1920 में, फिर लास्ट में चौरी चौरा कांड होता है आपके 1922 में, चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर के पास है, जिसमें एक पुलिस चौकी पे ग्रामीणों के द्वारा आग लगा दिया जाता है, जिसमें कई सारे पुलिस वाले जल के मर जाते हैं, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। और उसी के बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है उसे तत्काल स्थगित कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से पढ़िएगा। एल्बर्ट व्हील विवाद जो 1883 का है, उसका मुख्य कारण क्या था? जो एल्बर्ट व्हील विवाद है जो 1883 में था, उसका मुख्य कारण क्या था विवाद का, बताइए। पहले ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि आपके सभी एनसीईआरटी क्लास 8 के किताब से ही लिए गए हैं, और वो भी चैप्टर 1 से लिए गए हैं। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प जो होगा वो विकल्प बी होगा, यानी जो एल्बर्ट व्हील विवाद था 1883 का, यह भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था। यही मुख्य कारण था इस विवाद का मेरे भाई। देखिए अंग्रेजों ने एक बिल का विरोध किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय जज किसी गोरे का मतलब हुआ यूरोपीय का मुकदमा सुने, और इस विरोध ने अंग्रेजों के नक्सलीय भेदभाव को भारतीयों के सामने स्पष्ट कर दिया था। यही एल्बर्ट व्हील विवाद का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में वंदे मातरम आंदोलन कहाँ सक्रिय था, बताइए। स्वदेशी जो आंदोलन शुरू हुआ उसके संदर्भ में एक आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन कहाँ सक्रिय हुआ। बात समझ में आ रहा है। जिस तरह से आपके बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ, उसी संदर्भ में उसी तरह वंदे मातरम आंदोलन कहाँ चालू हुआ, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिए। स्वदेशी आंदोलन आप सभी जानते हैं, ये आपके बंगाल में चालू होता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। उसी के तर्ज पे वंदे मातरम जो आंदोलन चालू होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र का डेल्टा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में शुरू होता है वंदे मातरम आंदोलन। आप सभी जानते हैं जब बंगाल विभाजन हो रहा था 1905 में, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। और उसी तरह का आंदोलन आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, तटीय डेल्टा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन शुरू किया गया, जिसे वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, ठीक है मेरे भाई। बहुत ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को याद रखते जाइएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची ए को सूची बी के साथ मिलान करना है। एक तरफ सूची ए में नेता का नाम है, दूसरे सूची में संस्था या उनके कार्य का नाम है, और आपको बताना है कि किसका संबंध किस पार्टी से है या किस संगठन से है। आपके सामने 4 है: चितरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू। दूसरे तरफ है खुदाई खिदमतगार, स्वराज पार्टी, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो मेरे भाई आप इसको सही करके और फिर सही कूट बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए बताइए, इसको पढ़िए। चलिए मैं इसको और छोटा कर देता हूं ताकि आपको सब दिखाई दे, ऑप्शन भी दिखाई दे और आपको ये सब दिखाई दे। हाँ, अब सूची का सही मिलान करिए और बताइए कि सही विकल्प क्या होगा। देखिए मेरे भाई जब आप इसको सही से समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो चितरंजन दास हैं उनका संबंध है स्वराज पार्टी से। चितरंजन दास का संबंध किससे है? स्वराज पार्टी से। तो ए का 2 से मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। फिर जब आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी जो पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इससे संबंध है दादा भाई नौरोजी का। फिर पहली जो कांग्रेस महिला अध्यक्ष हैं तो सरोजनी नायडू, भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। और सी का यानी खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध खुदाई खिदमतगार से हो जाता है। तो इस तरह से विकल्प ए सही है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो होती हैं वो सरोजनी नायडू होती हैं। दादा भाई नौरोजी का संबंध पावर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से होता है। चितरंजन दास जो हैं वो स्वराज पार्टी से उनका संबंध होता है। इस तरह से सभी बातों को आप ध्यान रखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी ने
दांडी यात्रा के लिए नमक को ही प्रतीक के रूप में क्यों चुना? बताइए। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की तो नमक को ही प्रतीक के रूप में क्यों चुना? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि नमक पर टैक्स अमीर और गरीबी दोनों को समान रूप से प्रभावित करता था, इसलिए उन्होंने नमक को ही प्रतीक के रूप में चुना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? बताइए। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए, उस प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। मेरे भाई ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए 1935 के एक्ट के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और उसने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पूछ रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? सबसे पहले मेरे भाई आप ये ध्यान रखिएगा कि HSRA जो है यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना होती है 1928 में। कब होती है मेरे भाई? 1928 में। अब आपको बताना है कि उसकी स्थापना हुई कहाँ थी, बताइए। तो देखिए, आप जब देखेंगे तो इसका सही विकल्प होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली फिरोज शाह कोटला में। ठीक है ना? ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इसका गठन किया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन हुआ था। किसका? तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इसका स्थापना किया। अगला प्रश्न है कि 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी, आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए मेरे भाई, 1940 में जो मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग। जो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव में ये मांग किया था कि देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की थी उन्होंने। ठीक है ना? देखिए ध्यान दीजिए कि 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि 1940 के लाहौर में जो प्रस्ताव हुआ उसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता और स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, ध्यान रखिए 1942 का क्रिप्स मिशन, इसकी जब विफलता हुई तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, बताइए। देखिए जो क्रिप्स मिशन 1942 था वो जब विफल हुआ ना तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया मेरे भाई? भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारतीयों को निराश किया, जिसके बाद अगस्त 1942 में गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। ठीक है ना? गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ अंतिम संघर्ष शुरू कर दिया। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, करो या मरो नारे का संबंध किससे है? तो गांधी जी से। करो या मरो नारा कब दिया गया? तो अगस्त 1942 में। कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि क्रिप्स मिशन विफल हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। कारण है वे जलिया वाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी थे और अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे। देखिए आप सभी जानते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है ना, जनरल डायर ने जो कराया पंजाब में, निहत्थे किसानों पे जो गोलियां बरसाई गई, उसमें बहुत लोग दुखी हुए। ठीक है ना, बहुत लोग दुखी हुए और उस दुखी में जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी,
ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कथन ठीक है, और वे इसलिए किए क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसलिए कारण भी ठीक है। तो विकल्प ए ठीक हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कब मुखर रूप से प्रस्तुत किया? टू नेशन थ्योरी जो है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो टू नेशन थ्योरी है उसको कब प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया? देखिए 1940 के दशक की शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा टू नेशन थ्योरी को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता की मृत्यु चोट लगने से हो गई थी? तो मेरे भाई चार विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प जो होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला लाजपत राय। ठीक है ना, लाला लाजपत राय को लाठी लगने से, उनके सिर पे लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गो गो साइमन गो इस तरह का नारा दे रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में, और उसी समय लाठी लगने से, चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। तो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने पीछे पढ़ा भी था, अगर आपको ध्यान होगा तो विकल्प सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान सही विकल्प होगा। ठीक है, देखिए इन्हें, जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है मेरे भाई। अगर पूछा जाए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनका संगठन अहिंसक संघर्ष में विश्वास रखता था, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1920 के दशक के मध्य में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली दो प्रमुख घटनाएं कौन सी थी? 1920 के दशक के मध्य में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं कौन सी थी, आपको बताना है। देखिए वो जो दो प्रमुख घटनाएं थी, एक तो थी आरएसएस का गठन, राष्ट्रीय, एक आरएसएस का गठन और दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन, यानी सीपीआई और आरएसएस का गठन जो है 1920 के दशक के मध्य में भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, ये दोनों संगठन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, पावर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो अभी आपने देखा था, सही विकल्प है दादा भाई नौरोजी। कौन है मेरे भाई? दादा भाई नौरोजी ने, इस पुस्तक में नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया और बताया कि कैसे अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का दिवस पहली बार कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज का दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो मेरे भाई 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस दल का गठन किया था? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस दल का गठन किया था, आपको बताना है। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने, उस संगठन का स्थापना किया। देखिए वो कब, 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 16 अगस्त 1946 को। देखिए कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद अलग पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग ने यह दिन हिंसात्मक तरीके से मनाया, जिससे देश में दंगे भड़क गए थे मेरे भाई। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, और ये कह रहा है कि सरोजनी नायडू के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है। चार कथन है। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये बात बिल्कुल गलत है। वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी वो बनी सरोजनी नायडू, तो यही कथन सही है। तो सत्य कथन पूछा तो विकल्प बी सही है, बाकी सभी कथन असत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें
तो अगला प्रश्न है, देखिए, 2 बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, अगर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो होगा एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होगा एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तब होगा सरोजिनी नायडू। मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान आपको रखना है इस बात को। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित, तो ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो पूछ रहा है आपसे कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में विभाजित किया। कारण है कि मिल का मानना था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे थे और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता के मार्ग पर ले जा रहे थे। तो मेरे भाई, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बात आपको ध्यान रखना है जेम्स मिल के बारे में। देखिए, मिल ने धार्मिक पहचान को इतिहास का आधार बनाया क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन से पूर्व का काल अंधकारमय था। ठीक है ना, यह सीटेट में बहुत बार पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान अभिलेखों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन बताइए। कथन एक है कि अंग्रेज ने तहसील के दफ्तरों, कलेक्ट्रेट और कचहरी में रिकॉर्ड रूम बनवाए। दूसरा है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। अब आप को बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दोनों कथन सही है, यानी ए और आर दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड से हम आम जनता के अनुभवों का पता चलता है? इस संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे सटीक है? तो देखिए, इसके लिए आपका विकल्प बी सही होगा कि देखिए, इससे सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड से हमें आम जनता के अनुभव का पता चलता है? तो मेरे भाई नहीं चलता, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स केवल अफसरों की सोच और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, ना कि आम जनता की। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इतिहास के आधुनिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन का चुनाव करना है। आपके सामने 4 कथन है, तो देखिए इसका जो गलत कथन होगा वो विकल्प बी सही होगा, यानी भारत में ब्रिटिश काल को आधुनिक काल कहना पूरी तरह सही है क्योंकि यह सभी को समानता प्राप्त थी। तो देखिए मेरे भाई, यही कथन गलत है, बाकी सभी सही है, यानी आधुनिक काल विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र और समानता के युग से संबंधित है। ये भी बात ठीक है। भारत में ब्रिटिश काल को आधुनिक काल कहना पूरी तरह सही है क्योंकि यहाँ सभी को समानता प्राप्त थी। हाँ, तो ये गलत कथन है, तो इसीलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। बाकी कई इतिहासकार ब्रिटिश शासन के काल को औपनिवेशिक युग कहना पसंद करते थे, ये भी बात ठीक है। और आधुनिक काल की अवधारणा पश्चिमी यूरोप से आई, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब सूची है आपके सामने, निम्नलिखित सूची का मिलान करिए और बताइए। कह रहा है एक तरफ जेम्स मिल है, दूसरे तरफ वारेन हेस्टिंग है, तीसरे तरफ जेम्स रेनेल हैं और चौथे नंबर ब्रिटानिया है। आपको बताना है कि किसका किससे संबंध है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक और ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक और नक्शा तैयार करने वाला विशेषज्ञ। तो 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए। देखिए मेरे भाई, जब आप इसके सही कथन तक चलेंगे तो जो आपका सही होगा वो पहले का दूसरे के साथ मिलान होगा, यानी जेम्स मिल का ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं कौन? जेम्स मिल। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल। तो पहले का दूसरे से मिलान होगा और बी का पहले से, यानी वारेन जो हेस्टिंग है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, तो ये भी सही है, पहले का दूसरे से और बी का एक से मिलेगा। और ये आप यहाँ देखेंगे तो जेम्स रेनले जो हैं, यानी सी का चौथे के साथ संबंध मिलेगा। क्यों? क्योंकि जेम्स रेनले जो है वो नक्शा तैयार करने वाले व्यक्ति हैं, जेम्स रेनेल। ध्यान रखिएगा, जेम्स
रेनेल जो हैं वो नक्शा तैयार करने वाले विशेषज्ञ हैं, और जो ब्रिटानिया है वो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। तो ये इस तरह से विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न है 19वीं सदी की शुरुआती के दौर में किए गए स्वराज सर्वेक्षणों में क्या जानकारी एकत्र की जाती थी। चार विकल्प आपके सामने है। तो देखेंगे, धरती की सतह और मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी की जाती थी, वहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियों की जानकारी, स्थानीय इतिहास और फसलों के पैटर्न की जानकारी। इसलिए विकल्प डी सही होगा, यानी सभी कथन आपके बिल्कुल ठीक हैं। अगला प्रश्न है कि खुशनवीसी का कौशल 19वीं सदी के मध्य में कम महत्वपूर्ण क्यों हो गया। क्योंकि छपाई तकनीक आने से दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाना आसान हो गया। तो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि तारीखें इतिहास में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वे अपने आप में मूल्यवान नहीं होती। इस कथन का अर्थ क्या है। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही होगा, यानी तारीखों का महत्व उन विशेष घटनाओं से आता है जिन्हें हम अतीत में महत्वपूर्ण मान लेते हैं। इस तरह से विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार की अवस्थिति के बारे में क्या सत्य है। तो देखिए मेरे भाई, इसे 1920 के दशक में नई दिल्ली में वायसराय के महल के नज़दीक बनाया गया था राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि 1946 में शाही भारतीय नौसेना यानी RIN के विद्रोह के बारे में हमें क्या जानकारी मुख्य रूप से और कहाँ से मिलती है। हमें विद्रोह के बारे में हमें जानकारी मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है। फिर से प्रश्न देख लीजिए, 1946 में शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह के बारे में हमें जानकारी मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है। तो मेरे भाई, यह आपकी मिलती है गृह विभाग से, ठीक है ना, होम डिपार्टमेंट की फाइलों और रिपोर्टों से ये मिलती है आपकी 1946 में शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह के बारे में जानकारी। तो ये रहे आपके कुल 30 प्रश्न जो NCERT क्लास 8 के अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 से लिए गए हैं। इससे पहले आप NCERT क्लास 8 के ज्योग्राफी कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब इसके बाद आपके चैप्टर 2, 3 इस तरह से आपके 1 से 2 दिन में NCERT क्लास 8 के बिल्कुल कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को लाया जाता है जो प्रश्न संभावित होते हैं सीटेट एग्जाम के लिए। बाकी इधर उधर के कोई प्रश्न आपके लिए नहीं आते हैं। मेरा प्रयास है कि आपका नंबर बेस्ट से बेस्ट आए। मैं तो यही कोशिश कर सकता हूँ। देखिए, स्कूल में पढ़ाते वक्त छात्रों के लिए भी बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास होता है। और आपके साथ मेरे भाई, जब हम लोग बैठ के आपस में पढ़ते हैं, आप एक कतई मत सोचिएगा कि हम आपको पढ़ाते हैं, हम इतना जानकारी ही नहीं है कि हम आपको पढ़ा सकते हैं। हम तो आपस में बैठ के पढ़ते हैं साथ में। तो मेरे भाई, ये ध्यान रखिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट बताने का प्रयास होता है मेरा, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट बताऊं ताकि अच्छे से अच्छा नंबर आए। जब मैं अपने स्कूल में भी पढ़ाता हूं तब भी मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को बेस्ट दूं, और आपको भी बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं, मेरे भाई बहन हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।